वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। मेरा नाम अश्वनी तोमर और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कवर करने वाले हैं विद वेरी वेरी इजी ट्रिक्स। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आपको जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं ये बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। और इस पार्ट्स में मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी एक ट्रिक बताने वाला नहीं हूं ताकि आपको अगर लगता है कि भाई पहले वो ट्रिक याद करनी पड़ेगी फिर जाके पार्ट्स याद होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड इस वीडियो को हम जितना सिंपल और जितना इजी रखेंगे और आपके लिए हम बहुत ही यूजफुल इस वीडियो को बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद वेरी वेरी इजी ट्रिक्स। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आज की डेट में कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हुआ करते थे। बेसिकली पार्ट्स होते क्या हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो चूंकि इतना बल्कि साइज का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, एलिफेंट साइज का हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल भी एलिफेंट ही है तो इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि बहुत वास्ट है। यहाँ पर हर एक सेगमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। और इन इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको डिवाइड करना है तो हम चैप्टर्स के फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक बुक को डिवाइड किया जाता है ना चैप्टर्स के फॉर्मेट में, वैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो टोटल बेसिकली हम देखें तो इसमें आज की डेट में 25 पार्ट्स हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब ये 22 पार्ट्स हुआ करते थे। तो बीच में 3 और पार्ट्स, बेसिक देखा जाए तो 4 और पार्ट्स ऐड हुए थे और एक पार्ट को रिपीट भी किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जब हम देखें तो देखो पार्ट 1 जो है बात करता है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। बेसिकली यूनियन और उसके टेरिटरी की बात करता है। जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, हम अगर देश की बात कर रहे हैं सपोज करो, तो फिर हम देश में सबसे पहले देश के टेरिटरी की बात करेंगे। देश जो है एकत्रित होना चाहिए, सभी स्टेट जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम उसकी बात करें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र और उसका जितना भी दायरा है, टेरिटरी है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट 1 जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है? यूनियन और इट्स टेरिटरी की। और यूनियन जो कि केंद्र है, जो कि क्या है, एक ही है केवल। ठीक है, वो एक ही है। जैसे हम देखते हैं ना कि स्टेट्स है, स्टेट्स तो बहुत सारे हैं इस देश में, लेकिन जो केंद्र है वो केवल एक ही है। तो पार्ट 1 किसकी बात करता है? यूनियन की बात करता है। या यूनियन का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से इकट्ठा होना, एकत्रित होना। एकत्रित मतलब एक इकट्ठा होना। ठीक है, इस तरह से तो यूनियन एंड टेरिटरी की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम देश की जब हम बात करेंगे तो हम पहले यूनियन की बात करेंगे। तो पार्ट 1 जो है वो यूनियन की बात करता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2 जो है बात करता है सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात करता है पार्ट 2। और देखो पहले जब देश बनेगा तो देश के ऊपर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा? नागरिक। ठीक है, तो सर्वोपरि हमारे लिए पहले देश है, उसके बाद नागरिक आएंगे। ठीक है, तो देश जो है केवल बिना नागरिकों के हो ही नहीं सकता ना, नागरिकों को रहने के लिए भी देश चाहिए। तो यानी कि देश तो पहले आएगा, यूनियन और उसकी टेरिटरी पहले आएगी और सिटीजनशिप उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी। हाँ, साथ साथ हम जो इसमें आर्टिकल्स भी देखते हुए चलेंगे। तो पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स है वो 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल्स जो है कवर होते हैं। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात करता है। तो पहले देश आएगा, उसके बाद उसके नागरिक आएंगे उसमें, तो सिटीजनशिप की बात करता है। और हाँ, ध्यान रखना इंडियन सिटीजनशिप जो है वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। बेसिकली मतलब भारत का जो भी नागरिक होगा वो केवल और केवल भारत का ही नागरिक होगा, वो भारत के अलावा किसी और देश का नागरिक नहीं बन सकता। अगर वो किसी और देश का नागरिक बनता है तो उसकी सिटीजनशिप उसी दौरान ही खत्म हो जाएगी, साथ साथ ही टर्मिनेट हो जाएगी। राइट, तो फिर पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, दूसरे नंबर पे सिटीजनशिप आएगा। और इसके जो आर्टिकल्स है वो 5 से लेकर के 11 तक इसके आर्टिकल्स मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है जो कि नागरिकों को दिए गए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक है। तो देखा जाए तो देखो सबसे पहले हमने देश देखा, देश के बाद उसके नागरिक देखे दूसरे पार्ट में, एंड तीसरे पार्ट में अब नागरिकों के अधिकारों की बात की जा रही है। पार्ट 3 में किसकी बात की जा रही है? जो नागरिक हमने इससे पहले पढ़े सिटीजनशिप, तो उनके अधिकारों की बात की जा रही है पार्ट 3 में। तो पहले देश, उसके बाद उसके नागरिक दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हमारे पास इसके नागरिकता आपका अधिकारों की बात की जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। राइट, देन आते हैं पार्ट 4।
पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इन शॉर्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको इन शॉर्ट? डीपीएसपी। बेसिकली ये सिद्धांत है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं स्टेट को। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, ये सरकार की हम बात कर रहे हैं, सरकार को, कि जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी, कोई नए कानून बनाएगी, तो वो इन डीपीएसपी को जितने भी मेंशन्ड है उनको मद्देनजर में, उनको ध्यान रखते हुए कोई पॉलिसी बनाए, ठीक है। तो वो कुछ गाइडलाइंस बेसिकली या प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टिव्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देती है स्टेट को, यानी गवर्नमेंट को। तो पार्ट 4 किसी बात करता है डीपीएसपी। 4 शब्द है, 1 2 3 4, राइट। तो ये जो 4 शब्द हैं, ठीक है, डीपीएसपी, तो 4 शब्द है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में आएगा, ठीक है। तो पार्ट 4 में 4 शब्द वाला आएगा डीपीएसपी, याद रखना आपने, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर 35 पे खत्म हो जाता है, तो इसके बाद 36 से लेकर के 51 तक यहाँ पर डीपीएसपी मेंशन्ड है। अगर आपको डीपीएसपी की ट्रिक्स समझनी है, कौन कौन से डीपीएसपी किस तरह से हम इजीली याद करें, तो ऑलरेडी यूट्यूब के हमारा जो चैनल है क्रिएटिव करेगा, उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से डीपीएसपी को याद करवाया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें पार्ट 4A आता है। पार्ट 4A ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, ठीक है। पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि हमें पता है कि जब भी ए शब्द आ जाए, ठीक है, इट मींस कि ये बाद में ऐड हुआ है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, राइट। तो पार्ट 4A ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ड्यूटीज थी? यस, जीरो ड्यूटीज थी, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुई है। और किसके थ्रू ऐड हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज? ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इन ड्यूटीज को ऐड किया गया है। और ये ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से ली है, सोवियत यूनियन से ली है, और उस दौरान 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी, ठीक है। टोटल कितनी? 10 ड्यूटीज इसमें ऐड की गई थी 1976 में। उसके बाद एक और संवैधानिक संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संशोधन 2002 में हमने 11वीं ड्यूटी ऐड की फिर, ठीक है। 11th ड्यूटी वाज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, राइट। 11th ड्यूटी जो है वो 86वें संशोधन 2002 के तहत इसको ऐड किया गया। तो ये टोटल हमारे पास आज की डेट में 11 ड्यूटीज हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 0, कोई भी ड्यूटी नहीं थी, इसीलिए तो बाद में इस पार्ट को बीच में इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो पार्ट 4A, तो ये नया पार्ट ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है। अगेन 51A में हमारे पास 11 ड्यूटीज मेंशन्ड है। अगेन ड्यूटीज को भी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको याद करवाया आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको चेकआउट कर लेना। देन आते हैं पार्ट 5, यूनियन। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक यूनियन की बात की जा रही है। अब देखिए पार्ट 5 की हम बात कर रहे हैं। देखिए पार्ट 4 हमने पढ़ा डीपीएसपी, पार्ट 4A में फिर डी से ही लिंक्ड जो है आपका ड्यूटीज आ जाएगा, ठीक है, डीपीएसपी ड्यूटीज। एंड देन पार्ट 5 में हम देखें तो पांच उंगलियां हैं, ये यूनाइट हो जाती है, क्या बन जाता है? यूनियन बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? यूनियन। तो द यूनियन यानी कि केंद्र की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो केंद्र जो सरकार है वैसे भी वो 5 साल तक रहती है, आपको पता ही है। तो 5 याद रखना आपने। पार्ट 5 द यूनियन की बात करता है, ठीक है, द यूनियन पार्ट 5, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड 52 से लेकर के 151 तक ये आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें तो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है। द स्टेट्स यानी कि राज्य की बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहले जाहिर सी बात है यूनियन की बात हुई है, उसके बाद स्टेट्स की बात होगी। एस फॉर स्टेट्स, ठीक है, एस फॉर स्टेट्स याद रखना आपने, ठीक है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा आपको। एंड ये 152 से लेकर के 237। अच्छा, ये यूनियन के आर्टिकल्स टोटल कितने आर्टिकल्स है? ये 52 से लेकर के 151 तक टोटल 100 आर्टिकल्स है, ठीक है। टोटल कितने आर्टिकल्स है? 100 आर्टिकल्स। तो 52 से लेकर के 151 तक ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हम स्टेट्स की बात करेंगे तो 152 से लेकर के 237 तक ये आर्टिकल्स दिए गए हैं। देन हम बात करते हैं पार्ट 7 की। पार्ट 7 वाज रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। तो देखो 7वां संशोधन 1956 में किया गया था, और 7वें संशोधन में पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था, ठीक है, खत्म कर दिया गया था। पार्ट 7 को अब जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कौन से संशोधन के तहत? 7वां संशोधन 1956
56 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। क्या हुआ करता था पार्ट 7 में? हमारे देश में जो स्टेट्स थे उसको डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कैटेगरी स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि हम देखते हैं कुछ स्टेट जो है वो जो कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, कुछ स्टेट जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही इंडिपेंडेंट थे, कुछ प्रिंसेस स्टेट्स जो थे इंडिया में मर्ज हुए, और डी स्टेट में हम देखते हैं दैट वहां पर वो स्टेट जैसे कि अंडमान निकोबार एक इकलौता यूनियन टेरिटरी या एक तरह से आज की डेट में हम देखते हैं, तो उस समय पार्ट डी स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो उस दौरान पार्ट ए, बी और सी और डी इस तरह कैटेगरी में स्टेट्स डिवाइडेड थे। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं जो देश में जितने भी टेरिटरीज है उसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, या तो वो स्टेट है या फिर वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सेम उस तरह से पहले 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था स्टेट्स को, और वो 4 कैटेगरी को खत्म कर दिया गया, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। 7वें संशोधन के तहत 7वें पार्ट को रिपील कर दिया गया, तो आपको आसानी हो जाएगा। बेचारा लक्की 7 जो हम बोलते हैं कि लक्की 7 है, वो लक्की नहीं रहा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड, कि हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, भाई 7 को तो भाई 7 ने ही काटा। ठीक है, 7 को तो भाई किसने काटा? क्योंकि लक्की था ना 7, तो लक्की जो था उसको लक्की व्यक्ति ही काट सकता है। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 7 को रिपील कर दिया, राइट, और 238 आर्टिकल में था, इसको अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट कम्स पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की, यूनियन टेरिटरीज की बात करता है पार्ट 8, और ये यूनियन टेरिटरीज के जो आर्टिकल्स है वो 239 से लेकर के 242 तक ये मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है आज डेट में? यस, यूनियन टेरिटरीज है 8। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8, और 8 ही पार्ट में ये मेंशन्ड है। पार्ट 8 में ही यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया गया है, तो ये भी बहुत आसान है याद करना। ठीक है, आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक ये सभी आर्टिकल्स मेंशन्ड है। उसके बाद हम बात करें पार्ट 9 की, तो पार्ट 9 बात करता है पंचायत की। ठीक है, पंचायत की बात करता है पार्ट 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचायत को इसको याद कैसे रखेंगे हम? देखो 9 है, 9 का उल्टा क्या होता है? मिरर इमेज क्या बन जाती है? पी बनती है। तो पी अगर आपको माइंड से पहले से क्लियर है कि हमने याद रखा था कि 9 की मिरर इमेज पी है, और पी से पंचायत बनेगा भाई। ठीक है, क्या बनेगा? पी से पंचायत, और इससे आपको बहुत ही आसान तरीके से ये जो पार्ट है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 9 पंचायत की बात की जा रही है, और जो पंचायत के आर्टिकल्स है वो कितना है? 243 से लेकर के 243 ओ तक है। बेसिकली 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई ऐसे करके ओ तक जो है 243 ओ तक पंचायत के आर्टिकल्स मेंशन्ड है। और पंचायत के सभी आर्टिकल्स को अगर आपको याद करना है तो इसकी भी अगेन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि क्रिएटिव एकेडमिक चैनल पे आपको यूट्यूब चैनल पे आसानी से मिल जाएगी, और उसमें मैंने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों के जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को बहुत ही आसान तरीके से मैंने ट्रिक्स के माध्यम से वो बता रखा है, तो आप वहां पर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत की बात की गई है। देन उसके बाद पंचायत के साथ हमेशा म्युनिसिपैलिटी तो चलता ही है भाई। जब भी पंचायत या लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पंचायत के इलेक्शन भी होते हैं और म्युनिसिपैलिटी के भी होते हैं। तो जब हम पार्ट 9 की बात करेंगे तो उसमें पंचायत आएगा, और पार्ट 9 ए में ही म्युनिसिपैलिटी का जिक्र भी किया गया है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का जिक्र पार्ट 9 ए में किया गया है, जहां पर पंचायत के आर्टिकल्स ओ पे जाके खत्म हो जाते हैं। वहीं पर ही उसके अगला ओ के बाद क्या आता है? पी। ठीक है, तो पी से आपका म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल शुरू हो जाएंगे 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, यानी कि जी जी इसको इन शॉर्ट बोला जाता है। इट मींस कि देखो जैसे ही 243 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगा, जेड के बाद फिर क्या हो जाएगा? जेड ए, जेड बी, जेड सी ऐसे करके जेड जी तक जो है आपके ये आर्टिकल्स म्युनिसिपैलिटी के रहने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें पार्ट 9B की, तो 9B जो है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन इन तीनों को आपको याद रखना है, साथ ही में रहेंगे ये। पंचायत पार्ट 9, पंचायत के बाद म्युनिसिपैलिटी उसके साथ ही चलता है, तो पार्ट 9A आएगा, एंड उसके बाद म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी भी याद रखना है, पार्ट 9B रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देन कम्स पार्ट 10। पार्ट 10 की जब हम बात करते हैं तो द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की हम बात करते हैं, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में आता है। और अच्छा हाँ, इससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 243H से लेकर के 243ZT तक रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। देन ये ZH है, सॉरी, ठीक है, ZH से लेकर के ZT तक है। ठीक है, ZH से ZT तक। अच्छा, पार्ट 10 बात करते हैं तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात की जाती है, उसके आर्टिकल्स है 244 से लेकर के 244A तक ये आर्टिकल्स मेंशन्ड है। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, आपको पता है कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए सीट रिजर्वेशन हमेशा की जाती है। ठीक है, और वो सीट रिजर्वेशन हर 10 साल के बाद होती है। अगर आपको पता होगा
ठीक है। तो वो जो सीट रिजर्वेशन है वो हर 10 साल के बाद ही होती है। जैसे कि हमने देखा अभी 2030 तक ये जो सीट रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा में जितने भी SC ST या OBC सबकी सीट रिजर्वेशन जो है वो 10-10 साल में रिन्यू कर दी जाती है और 10 साल एक्सटेंड कर दी जाती है। तो पार्ट 10 में इनका SC ST की बात की गई है, नॉट ऑफ सीट रिजर्वेशन। ध्यान रखना, सीट रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, वो अलग से पार्ट 16 में हम पढ़ेंगे इसको, बट इसकी बात की गई है। दूसरी चीज, अगर ऐसे याद नहीं होता तो एक और चीज याद रख सकते हैं आप कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो शेड्यूल्ड लोग जो थे पहले, शेड्यूल्ड कास्ट के जो पहले लोग हुआ करते थे, जो आपका निम्न जाति के लोग थे या फिर दलित लोग जो थे, वो पहले आप देखोगे तो द से दलित इसको लिंक कर सकते हैं और द से दस भी याद कर सकते हैं। या फिर वो बहुत पहले जो है जैसे हम बोलते हैं वर्ण सिस्टम में जब डिवाइड किया गया था तो वो उस समय दास का काम किया करते थे, दास का काम करते थे, तो दास से दस ये भी आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस चीज को लिंक कर सकते हो। एंड देयर इज नो ऑफेंस टू दिस कम्युनिटी। अगेन ये चीज जस्ट मैट्रिक के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, चले तो इसके बाद हम देखते हैं, तो ये पार्ट 10 यहां पर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं उसके बाद पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 की। पार्ट 11 की जब हम बात करेंगे तो फिर इसमें हम देखते हैं दैट रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन की बात की जा रही है। आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक ये आर्टिकल में मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 11 बात करता है यूनियन यानी कि केंद्र और राज्य स्टेट्स के बीच में रिलेशन कैसा है। रिलेशन कैसा है भाई? पैरेलल रिलेशन है। पैरेलल को हम कैसे लिखते हैं? इससे से लिखते हैं जैसे 11 है। 11 क्या है? पैरेलल है, राइट। पैरेलल मतलब जो लाइन से एक दूसरे को मीट नहीं करती। बेसिकली सेंटर के पास अगर प्रेसिडेंट है, स्टेट के पास गवर्नर है, सेंटर के पास प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट के पास CM है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से जो है पावर भी शेयर करते हैं। स्टेट लिस्ट अलग है, आपके पास सेंट्रल लिस्ट अलग है, यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो रिलेशन कैसा है दोनों के बीच में, एक तरह से पैरेलल रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है? पैरेलल। तो पैरेलल कैसा दिखता है? 11 की तरह। ठीक है, तो या फिर आज लिंक कर सकते हो, एक जो है सेंटर है, एक स्टेट है, एक और एक 11, सिंपल। एक सेंटर एक स्टेट, तो दोनों के बीच की रिलेशन की बात की गई है। 245 से लेकर 263 आर्टिकल्स इसमें मेंशन्ड है। देन कम्स पार्ट 12, बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स की बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखो ये आर्टिकल जो है यहाँ पर आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक ये आर्टिकल मेंशन्ड है। एक और चीज इसमें ट्विस्ट मैं आपको बताऊं दैट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 7वां फंडामेंटल राइट हुआ करता था और ये आर्टिकल 31 में मेंशन्ड था। मगर अब आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है और राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको अब लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 300A के तहत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूं, वेट अ मिनट। हाँ, तो अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A इसको मैं दोबारा बता देता हूं आपको। देखिए तो ये देखो 300A के तहत जो है अब क्या बना दिया गया है, ये लीगल राइट जो है अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुका है? अब लीगल राइट हो चुका है। अब इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर। ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, चलिए पार्ट 12 को हम कैसे याद रखेंगे? 12 देखो 12वीं क्लास में जब आप होंगे तो ऐसे याद रखो कि भाई अब तो जैसे 12वीं हो जाएगी उसके बाद क्या चाहिए हमें? पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। ठीक है, फाइनेंस चाहिए। अब पैसा जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, आप फाइनेंस लोगे, प्रॉपर्टी चाहिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आपके, बहुत सारी चीजें। ठीक है, याद रखो बस, इसमें इमेजिन करो जस्ट कि 12th क्लास है, 12वीं क्लास में आपके पास अगर पैसा आ जाए तो आप क्या करोगे फिर? ठीक है, फाइनेंस है आपके पास, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपकी 12th हो चुकी है, सिंपल। ठीक है, तो आप उसका क्या करोगे? पार्ट 13 उसके अगले पार्ट में क्या करोगे आप? यस, ट्रेड करोगे। उस पैसों को कहां इन्वेस्ट करोगे? ट्रेड पे। ठीक है, ट्रेड करोगे, कॉमर्स करोगे। ठीक है, या इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और पूरे देश में आप जो है अपना ट्रेड को फैलाओगे बेसिकली। ठीक है, तो ट्रेड की बात की जा रही है। तो पहले पार्ट 12 में क्या था? आपका फाइनेंस आया, प्रॉपर्टी आई। ठीक है, तो आपने फाइनेंस और प्रॉपर्टी का यूटिलाइज किसमें किया? ट्रेड में। पार्ट 13 में ट्रेड, व्यापार। ठीक है, तो पार्ट 13 में क्या किया आपने? ट्रेड किया। ठीक है, तो ये ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके आर्टिकल्स क्या रहेगा? ट्रेड का पार्ट 13 का 301 से लेकर के 307 तक ये आर्टिकल रहने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद पार्ट 14 आएगा। अब देखो आप लोग ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने व्यापार किया, लेकिन आपका व्यापार की परमिशन आपको कहां से मिलेगी? किसी एक गैजेटेड ऑफिसर से मिलेगी। ठीक है, आप व्यापार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप समझ लो कि आप व्यापार कर रहे हो तो आपके व्यापार पे छापे भी पड़ सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आप गलत काम करोगे, नहीं भी करोगे गलत काम, तब भी लीगल चेकिंग तो होती ही है। ठीक है, तो छापे कौन मारता है? सर्विसेज, जो कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में होती है। यूनियन में सर्विसेज कौन सी है? UPSC। ठीक है, स्टेट में जो भी स्टेट PCS होता है। ठीक है, जैसे HPPC है हिमाचल के केस में। ठीक है, उस तरह से
तो यूपीएससी या आईएएस ऑफिसर या एसडीएम वगैरह जो भी है वो आपके उधर जो है वो छापा मार सकता है। इस तरह से लिंक कर लेना, ठीक है। तो आपके पास पहले 12th में फाइनेंस आया, उसके बाद आपने उसको इन्वेस्ट किया आगे प्रॉपर्टी, सॉरी फाइनेंस प्रॉपर्टी आपके पास है, उसके बाद आपने ट्रेड किया, कॉमर्स किया, तो 13th हो जाएगा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर 14th में क्या होगा, वो ट्रेड करने के लिए एक तरह से क्या है, वो ट्रेड क्या है, सर्विस है, एक तरह से आप इसे लिंक कर सकते हो, सर्विसेज है। और सर्विसेज किसकी, सेंटर की और स्टेट की। बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात हो रही है। तो 14 में क्या हो जाएगा कि आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको ट्रेड अगर अच्छे से करना है, पूरे देश में करना है, ठीक है, उसके लिए जरूरत क्या है, सर्विसेज की परमिशन लेना, ठीक है। तो सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, याद हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है पार्ट 14A आता है। पार्ट 14A बात करता है ट्रिब्यूनल्स की, ठीक है। किसकी बात करता है, ट्रिब्यूनल्स की। और ए से आपको क्लियर हो चुका होगा, ये नया आर्टिकल ऐड हुआ है बाद में, ठीक है। तो आर्टिकल बाद में ऐड हुआ है, तो इसका नाम क्या है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। क्या नाम क्या ऐड हुआ था, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली एक लोकल कोर्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी आपका केस के लिए जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। वो अगर कोई आपका जो एनवायरनमेंट के प्रति कुछ गलत हरकतें करता है तो उनकी शिकायत जो है वो एनजीटी पे की जा सकती है। इस तरह से ट्रिब्यूनल्स जो है वो अपॉइंट किए गए, बनाए गए, ठीक है। तो देखो जाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर छापा पड़ेगा, आप जो है आईएएस ऑफिसर आपके घर पे उसमें आ रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे फिर, ठीक है। आप जाएंगे कहाँ पर, ट्रिब्यूनल्स में, जिनकी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें होंगी पार्ट 14A में, ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है। अच्छा, यूनियन जो सर्विसेज है यूनियन और स्टेट्स की, वो किस आर्टिकल में मेंशन है, 308 से 323 तक ये मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को याद रखना। एंड ट्रिब्यूनल्स की जब हम बात करते हैं तो फिर आर्टिकल 323A से लेकर के 323B तक ये चीजें मेंशन है, ठीक है। पार्ट 15 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है इलेक्शंस की, ठीक है। पार्ट 15 किसकी बात करता है, इलेक्शंस की। पार्ट 15 जो है, देखो 15 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी को इलेक्शन लड़ते लड़ते, ठीक है। देखा जाए तो 15 साल पूरे हो जाएंगे उनको, 5 साल जब अभी कंप्लीट हो जाएंगे इलेक्शंस, नहीं तो फिर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। 15 का 5 निकाल दो, देखो 5 दो ही बार मेंशन है पूरे पार्ट्स में। एक आपका 5 जो 5 सिंगल मेंशन है उसमें हमने पढ़ा था यूनियन मतलब 5 चीजें इकट्ठी हो जाती है तो यूनियन बन जाता है, तो यूनियन की बात की जाएगी। एक 15 है, 15 में भी 5 है, तो 5 हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शंस की का जिक्र किया गया पार्ट 15 में। और आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329A तक ये पार्ट्स जो है वो मेंशनड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 329A तक ये मेंशनड है, तो ये चीज पूछी जाती है पेपर में अक्सर, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 16 की। तो पार्ट 16 जो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, जिसकी का जिक्र जो है 330 से लेकर के 342 आर्टिकल में दिया गया है। ये है वो चीज जिसमें सर्टेन क्लासेस का मतलब कुछ अदर बैकवर्ड क्लासेस होंगे, कुछ शेड्यूल्ड क्लासेस होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो रिजर्वेशन दी जाती है, कुछ सर्टेन प्रोविजंस दी जाते हैं, उनकी बात की गई है। एक तो हमने इनके बारे में पढ़ा है, जब इन सबका जिक्र किया गया है तो वो पार्ट 10 में भी हमने पढ़ा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कुछ स्पेशल प्रोविजंस अगर इनको दिए जाते हैं, कुछ रिजर्वेशंस दी जाती है, तो पार्ट 16 में। तो एस फॉर 16, ठीक है, एस फॉर 16, एस फॉर SC ST, राइट, ये याद रखना आपने, ठीक है। एस फॉर 16, एस फॉर SC ST। पीछे हमने एस फॉर 6 पढ़ा था, एस फॉर स्टेट्स हमने पढ़ा था। यूनियन के बाद क्या आता है, स्टेट। पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने पार्ट 16 की बात करें, एस फॉर 16, एस फॉर SC ST, आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन भी लिंक कर सकते हो आप, एस फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेज। 330 से 342 आर्टिकल के अंदर आएगा ये। उसके बाद हम पार्ट 17 की बात करेंगे, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए कितने लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। यस, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मुझे प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस है। और इसके साथ साथ ये भी मुझे बताइए दैट भारत में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। सभी लैंग्वेजेस को तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। और टोटल लैंग्वेजेस कितनी है भारत में, ये आप जरूर बताइए, ठीक है। और आप लोग कहां से हैं, आपके लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वो भी प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताइए, ठीक है। बेसिकली वो लैंग्वेज तो नहीं है, वो बोली है, इसको हम पार्लांस बोलते हैं इंग्लिश में। और बोली तो कौन सी बोली आप बोलते हैं, वो भी प्लीज कमेंट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं उसको चेक करूंगा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जब बात की जाती है तो उसमें पार्ट 17 में, तो 17 का 7 लिंक निकाल दो, ठीक है। 7 को देखो उल्टा करते हैं हम,
क्या बन जाता है, 7 को जब आप उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल। ठीक है, 7 का उल्टा क्या हो जाएगा, एल। एल फॉर लैंग्वेजेस। पिछले वाला 7 हमने देखा था कि वो लकी 7 था, लकी 7 को लकी 7 ने ही काटा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 7th पार्ट जो है रिपील कर दिया गया था। अब यहाँ पर 7 दोबारा आ रहा है तो 7 को उल्टा कर दिया तो क्या बन जाता है, एल। एल फॉर लैंग्वेजेस। ठीक है, एल फॉर लैंग्वेजेस। 17 पार्ट जो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, आर्टिकल 343 से 351 तक ये मेंशन है। ठीक है, देन पार्ट 18 की जब हम बात करेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात हो रही है यहाँ पर पार्ट 18 की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन क्या, देखो इमरजेंसी प्रोविजन को कैसे याद रखेंगे हम, 17 के बाद खतरा। 18 किसके बाद आता है, यस 17 के बाद आता है ना 18। ठीक है, 17 के बाद आता है 18, तो 17 के बाद क्या है, खतरा है। ठीक है, खतरा है तो भाई 18 में कैसा है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी इक्वल से खतरे को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपातकालीन सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो 17 में खतरा नहीं है। ठीक है, 17 में खतरा नहीं है, 17 के बाद खतरा है यहाँ पर पार्ट्स में। तो पार्ट 18 जो है वो उसकी बात करता है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक ये मेंशन है। ठीक है, देन पार्ट 19 की जब हम बात करेंगे, ये मिसलेनियस की बात करता है, 361 से 367 तक बात करते हैं, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देन पार्ट 20 की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है, संविधान में संशोधन की बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 368 में, इसको आपको वैसे याद रखना पड़ेगा कि भाई संविधान में भैया संशोधन किया जाता है, और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है। पार्ट 20 में ये आर्टिकल मेंशन ये पार्ट मेंशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है। ठीक है, तो 20 पार्ट में याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, आर्टिकल 368, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आपने। ठीक है, देन 21 में टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो आपका 21 में पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात की जाती है, आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक। और पार्ट 22 में बात की जाती है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, इन सब की बात की जाती है पार्ट 22 में, आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक। बेसिकली दो पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि क्या है ये, राइट। तो बेसिकली हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, ऑलमोस्ट हमने सभी पार्ट्स जो है वो ट्रिक्स के थ्रू याद कर लिए हैं बहुत आसान तरीके से। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, राइट। अब इन पार्ट्स को जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या आपके माइंड में ने इसको कैप्चर किया बहुत आसान तरीके से। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं क्या ये आसानी से हमें याद हो जाएंगे या नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो पार्ट जो है हमने पढ़ा, टोटल जो है कितने पार्ट्स है टोटल, यस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 थे और करंटली 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 देखें, सबसे पहले यूनियन आएगा, उसकी टेरिटरी आएगी। ठीक है, देश पहले बनता है, उसकी टेरिटरी पहले होगी, उसके ऊपर नागरिक आएंगे ना, फिर बाद में पार्ट 2 में नागरिक आ जाएंगे। पार्ट 3 में हम देख रहे हैं आपका फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब अधिकारों की, पहले देश आएगा, उसके बाद उसके नागरिक आएंगे, उसके बाद नागरिकों के अधिकार आएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आएगा। पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, डीपीएसपी 4 शब्द है ये डीपीएसपी, तो पार्ट 4 4 शब्द है। ठीक है, याद रखना। देन पार्ट 4A ये बाद में ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज, डी फॉर डीपीएसपी, उसके बाद डी फॉर ड्यूटीज ही आएगा। ठीक है, तो पार्ट 4A ड्यूटीज की बात की जाती है। इसमें टोटल कितनी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 0 ड्यूटीज थी। ठीक है, और करंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, 11 ड्यूटीज है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 5 आते हैं, यूनियन की बात की जाती है। पार्ट 5 5 उंगलियां है, यूनियन इकट्ठा हो जाती है तो यूनियन बन जाती है। ठीक है, 5 यूनियन, या फिर केंद्र सरकार जो है 5 साल तक रहती है। ठीक है, नॉर्मली, तो याद रखना द यूनियन। पार्ट 6 एस फॉर स्टेट्स, तो यूनियन के बाद केंद्र के बाद स्टेट ही आएगा, राज्य आएगा। ठीक है, याद रखना। पार्ट 7 रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 7th। ठीक है, 7वें संशोधन 1956 के तहत जो है पार्ट 7 को, लकी 7 रहा नहीं, लकी 7 को लकी 7 ने ही काट दिया भैया। ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड, याद रखना। ठीक है, इससे पार्ट 8 बात की जाती है यूनियन टेरिटरीज की। टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास, 8 है, तो पार्ट 8 में ही मेंशन्ड है। पार्ट 9 बात करता है पंचायत की। ठीक है, पंचायत की बात की जाती है पार्ट 9 में। तो देखो पार्ट 9 में पंचायत की बात की जाती है, तो फिर पार्ट 9 को कैसे याद रखोगे आप, यस 9 को उल्टा कर दो, क्या बन जाता है, मिरर इमेज, पी बन जाता है। ठीक है, 9 को उल्टा कर दो तो पी बन जाता है, पी से पंचायत। 9A म्युनिसिपैलिटीज की बात की जाती है। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की जाती है। पंचायत म्युनिसिपैलिटीज एक साथ ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद ऐड कर देना आपने। पार्ट 10 जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात की जाती है, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की जब हम जिक्र करेंगे तो बेसिकली इनको दलित बोला जाता है, 10 से दलित, 10 से 10, या फिर हर 10 साल के बाद इनकी रिजर्वेशन होती है। ठीक है, हर 10 साल के बाद रिजर्वेशन एक्सटेंड की जाती है, तो 10 पार्ट 10 उससे आ जाएगा। नहीं तो फिर हम देखेंगे पुराणों में जो है ये एक तरह से दास हुआ करते थे, जब हम वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दास से 10 लिंक कर सकते हो। ठीक है, देन 11th की बात करें तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट,
केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो पैरेलल रिलेशन होता है, ठीक है, 1-1 पैरेलल रिलेशन। पार्ट 12 हम बात करेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स की हम बात करते हैं। तो बेसिकली पार्ट 12 बात करता है कि भाई 12th में हमारे पास अगर पैसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे। तो पार्ट 14 में फिर दिक्कत ये कि हमें हमारे उस व्यापार में छापा भी पड़ सकता है, ठीक है। छापा किस कौन डालेगा, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो अधिकारी है वो, ठीक है, यूनियन और स्टेट की सर्विसेज की बात की जा रही है। अब छापा पड़ेगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। कोर्ट जो है पार्ट 14A बाद में हुआ था, ठीक है, याद रखना। फिर 15 में हम बात करेंगे तो इलेक्शंस की बात की गई है, ठीक है। और इसके बाद 16 में देखो, 15 में इलेक्शंस का मतलब 5 जो है वो हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। 16 में एज फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, यानी कि SC ST के लिए भी स्पेशल प्रोविजन जो है वहां पर दिया गया है, रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। पार्ट 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, 7 को उल्टा कर दो, L बन जाता है, L फॉर लैंग्वेजेस, ठीक है। 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है, 17 के बाद खतरा, ठीक है, 17 के बाद क्या है, खतरा, 18 में क्या है, खतरा, इमरजेंसी प्रोविजंस। पार्ट 19 बात करते हैं मिसलेनियस की, ठीक है, और 20th बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, और 21 बात करते हैं टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की, और लास्ट आपका 22 बात करता है शॉर्ट आइडियल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, इसकी बात की जाती है, राइट। तो ये सभी पार्ट्स थे, और आई होप आप लोगों को ये पार्ट्स बहुत ही आसान तरीके से याद हो चुके होंगे। एक बार जरूर बिना देखे जो इसको रिकैप या फिर रिवाइज करने की कोशिश करो, और आपको आसानी से याद हो जाएंगे, राइट। चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं इसी तरह की और भी बहुत सी ट्रिक्स मैं बना चुका हूं या फिर बना सकता हूं आने वाले टाइम पे, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर जो आपको आसानी से याद नहीं हो रहा है और उसके ऊपर ट्रिक बनानी है, तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर करना, और उसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगी, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, राइट। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच।